नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं पंकज श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका अपने मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। आप शारीरिक, मानसिक, वैचारिक रूप से स्वस्थ रहें, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बच्चों, इस मंच की शुरुआत मैंने पिछले ही वर्ष कर दिया था, लेकिन जिसके तहत एक क्लास भी हुई थी, लेकिन कुछ समस्याओं के नाते मुझे बीच में रुकना पड़ा था, जिसे इस नव वर्ष में पुनः शुरू कर रहा हूं, जिसे आपके प्रेम आशीर्वाद की बेहद आवश्यकता है। तो हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहां से पिछले वर्ष शुरू किया था, और वहां तक लेके आएंगे जहां तक बात हुई थी, ताकि आगे हम आपको कंटिन्यू जोड़ सके। तो बेटा, हमने जो पिछले वर्ष टॉपिक शुरू किया था वो इतिहास का पहला टॉपिक था, बेसिक हिस्ट्री। इसे बेसिक हिस्ट्री नाम सुनकर के आप इसको बिल्कुल लाइट नहीं ला लें, पूरी क्लास देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिलेगा। इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए, इतिहास के क्या फायदे हैं, यूपीएससी ने इस विषय को इतना महत्व क्यों दिया है। ठीक है, एक कुशल प्रशासक बनने में जो आप बनना चाहते हैं, बनने जा रहे हैं, में इसकी क्या भूमिका है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर आप देख और समझ पाएंगे। और वर्तमान दुनिया में जो सारे घटनाएं घट रही हैं, उसमें इतिहास की क्या भूमिका हो सकती है, ये सारे पहलू यहाँ पर जानने सीखने को मिलेंगे। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, सीधे आपको मुद्दे पर लिए चलते हैं। बस देखते हैं कि क्या वो जो टॉपिक था उसमें क्या क्या बातें थी, और उसमें कौन कौन सी बातें हो गई थी, और कहाँ से आज हम आगे बढ़ना है। तो आइए देखा जाए। तो बेटा, टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक नंबर 1 था, बेसिक हिस्ट्री। बेसिक हिस्ट्री देखते बेटा, इसमें क्या क्या बातें हम लोग को देखना है, क्या कौन कौन से मुद्दे हैं। बेटा, इसमें पहला मुद्दा है इतिहास की परिभाषा। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसे आप बहुत अच्छे से मेरी पिछली क्लास में, और हाँ, मैं कह रहा हूं कि आज की जो क्लास ले रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में तभी आएगी जब पिछली क्लास में इन सारी चीजों को आप देख करके इस क्लास से जुड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने उसमें परिभाषा बेहतर तरीके से बताई थी, समझाई थी। आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। तो अगर इतिहास की बेटा परिभाषा की बात करें तो बहुत सारी इतिहास की परिभाषाएं हैं। बुक स्टॉल पर जाएं तो आपको इतिहास की केवल परिभाषा की कई सारी बुकें मिल जाएंगी, जिसमें सैकड़ों परिभाषा आपको दी गई है। अब हमको विद्वान नहीं बनना है कि हम उस बुक को ला करके सैकड़ों परिभाषा याद करें, क्योंकि सिलेक्शन छात्रों का होता है, विद्वानों का नहीं। आप छात्र बन करके पढ़ें और पढ़ने का मजा ले। मैं बार बार अपनी क्लास में बात कहता हूं कि जिस काम में मजा ना आए वो काम हमको नहीं करना चाहिए। और यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको मेरी क्लास में मजा जरूर आएगा। मैं इतिहास पढ़ाना सिखाना चाहता हूं, और उसी कोशिश में निरंतर मैं अपने को लगा रखा हूं। और इसलिए आप क्लास ऐसे देखिए कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप हमसे कहीं दूर बैठे हैं। आपको बिल्कुल लगना चाहिए कि हम आपके सामने हैं, और आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे हम मूवी देखते हैं वैसे बातें बेटा समझ में आनी चाहिए। खैर, हम लोग सीधे चलते हैं। तो इतिहास की परिभाषा हमने उसमें डिटेल में बता दिया था। आप मैं दो तीन परिभाषा बताया, तो उसमें कोई एक परिभाषा आप देख लें। बस वैसे आप बेसिकली जान लें कि अतीत काल में घटित घटनाओं की लिखित और क्रमबद्ध जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मानव द्वारा अतीत में किए गए प्रयासों की अनुक्रमिक कथा ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसी तरीके से मैंने उस क्लास में कुछ इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण कथन भी बताए थे, जैसे यजकार ने क्या कहा इतिहास के बारे में। इतिहास अतीत वर्तमान के बीच की अनवरत कथा है।
ब्यूरी ने क्या कहा इतिहास के बारे में? इतिहास विज्ञान है, ना तो कम ना तो अधिक। महाभारत में इतिहास की क्या परिभाषा दी गई है? ऐसी प्राचीन कथा है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षाएं मिलती है, इतिहास कहलाता है। तो ऐसे बेटा मैंने कई सारी बातें इस पहले क्लास में ले रखी बताई थी, उसको आप वहां से देख लें। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बेटा हमने जो डिस्कस, अगला पॉइंट जो मुद्दा होगा वो क्या है? इतिहास और हिस्ट्री में क्या अंतर? इसकी भी चर्चा मैंने पिछली क्लास में कर दिया था। व्यवहारन दोनों को एक ही तरीके, एक ही मान करके यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप टेक्निकली बेटा देखोगे तो कुछ अंतर है। हम यहाँ उसकी चर्चा करके आपका समय नहीं लेंगे, आप सीधे पिछली क्लास से जुड़ करके इसको देख लें। अगला पॉइंट इसमें बेटा क्या है? अगला पॉइंट है इतिहास से क्या प्रॉफिट है, लाभ है। बहुत जो हम बनने जा रहे हैं, अर्थात एक कुशल प्रशासक बनने के लिए इस विषय की समझ बहुत जरूरी है। यूपीएससी अपना सबसे महत्वपूर्ण विषय इसे बना रखा है, तो जाहिर सी बात है इसकी अपनी महत्वता होगी। इसे कितना भी हम समझाने का प्रयास करें, इसका महत्व खत्म नहीं होगा। बहुत व्यापक है। आज दुनिया जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड की कगार पर खड़ी है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी विषय की महत्वता निकल करके आ रही है तो इस इतिहास की है, जिसे बेटा हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था। वहीं जाकर के आप देख लें। आगे देखते हैं अगला इसमें कौन सा मुद्दा है। अगला है हानि। तो कहते हैं जहां प्रॉफिट वहां लॉस भी होता है। इतिहास से क्या हानि हो सकती है कुछ, तो इसकी भी चर्चा हमने किया था। बेसिकली जान लें, किसी भी विषय के अध्ययन से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से कोई क्षति नहीं, तो इस इतिहास के लिए यही बात लागू होती है। अगला पॉइंट बेटा हमारा क्या है? भारत में इतिहास लेखन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी इन इंडिया। अगला पॉइंट यही से बेटा आज हम लोग को शुरू कर, यहां तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज से हमारा जो मुद्दा होगा, एक होगा ये भारत में इतिहास लेखन से विकास हुआ। अगला मुद्दा इसमें कौन सा होगा? अगला मुद्दा होगा भारत की भौगोलिकता, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बेटा कुछ बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बातें। आज तो मैं समझता हूँ कि बाईलैंग्वेज क्लास हम लोग लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इंग्लिश वर्जन तो बोलता रहता हूँ, लेकिन हर दोनों चीज़ें लिखना संभव नहीं है, स्पेस इतना नहीं होता है बोर्ड पर, समय भी आपका जाएगा। इसलिए हम इंग्लिश की बात, जो इसमें इसके वर्ड्स जो इंग्लिश वाले हार्ड वर्ड हैं, मैं मोस्टली बोलता रहता हूँ। आप उसे ध्यान से सुने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा इसमें हम 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। भारत की भौगोलिकता में एक, नामकरण, नॉमेनक्लेचर। बेटा आपको पता है हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है, उसी की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट इसमें जो होगा दूसरा, वो है सीमांकन। ये भूगोल का है, लेकिन इतिहास को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें इसको भी थोड़ा सा जानना होगा। तो अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या होगा? सीमांकन। इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन। अगला पॉइंट बेटा हमारा क्या होगा?
अनेकता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, बहुत महत्वपूर्ण होता यह हो। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्व रखने वाला है ये मुद्दा। और बेटा इसमें अंतिम जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? इतिहास का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के तहत हम लोग अपना सिलेबस भी देख करके समझेंगे। तो बेटा इसमें हमने आपको बता दिया कि यहां तक की बातें ऑलरेडी पिछली क्लास में हो चुकी है। तो आज हम लोग कहां से चलेंगे? भारत में इतिहास लेखन के विकास से आगे बढ़ेंगे। अब अच्छे से जुड़ा जाए तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जुड़ते हैं इस मुद्दे के साथ। तो कौन सा है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। भारत में इतिहास लेखन, भारत में इतिहास लेखन का विकास बहुत महत्व टॉपिक है। ध्यान से समझे, खास करके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला मुद्दा है बेटा, भारत में इतिहास लेखन के विकास की अगर बात करें, इससे आशय क्या है? इतिहास लेखन से आशय क्या है? इतिहास लेखन से क्या आशय है? तो बेटा इतिहास लेखन से आशय है इतिहास अध्ययन के दृष्टिकोण, अप्रोच। इतिहास लेखन से आशय है इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण। बेटा जो एक विवादित मुद्दा है, जो एक विवादित मुद्दा है, डिस्प्यूटेड इशू है, जिसके लिए अलग अलग जिसके लिए अलग अलग विद्वान समूहों, स्कॉलरी ग्रुप समूहों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, इंपेरियलिज्म या इंपेरियलिस्ट और कॉलोनियल अप्रोच। तो बेटा कौन सा है? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तीसरा कौन सा है? मार्क्सवादी
दृष्टिकोण। अगला कौन सा है? संशोधनवादी दृष्टिकोण, इनोवेटिव अप्रोच। बेटा इसको फिर से, इसमें तीन अप्रोच निकल करके आते हैं, तीन दृष्टिकोण। एक प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, स्पेस कम है आप देख लें, अप्रोच में बोल ही रहा हूं, ठीक है। तो प्राच्यवादी दृष्टिकोण, दो मिशनरीय दृष्टिकोण, और तीसरा है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तो मैंने अभी बताया कि यह जो मुद्दा है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी मेंस के लिए। यूपीएससी मेंस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जरा देखें, क्या इसकी चर्चा अभी कर पाने की स्थिति में हम लोग हैं? तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे मुद्दे हमको कहीं ना कहीं आधुनिक भारत की ओर, मॉडर्न हिस्ट्री की ओर लेकर के जा रहे हैं, जिसे अभी हम लोग पढ़, या अभी हम लोग जिस पर चर्चा नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं। इसलिए इसे पूरी तरीके से हम आपको समझा पाए, ये तभी संभव है जब मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग पहुंचे। लेकिन इसे पूरी तरीके से तो नहीं, अभी पूरी तरीके से चर्चा संभव नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को बेटा हम लोग, इस मुद्दे के तहत कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। जब हम लोग आधुनिक भारत शुरू करेंगे तो वहां ये चीजों को और आगे बढ़ करके कंटिन्यू कर लेंगे। तो आइए हम लोग पहला मुद्दा इसका उठाते हैं, जो इसका कौन सा है? साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, इंपीरियलिस्ट या कॉलोनियल अप्रोच। तो बेटा मैंने कहा कि इसमें कौन कौन सी मोटी मोटी बातें, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो पहली बात है कि हम ये तब समझ पाएंगे जब हमको पता हो कि साम्राज्यवाद क्या है। इस दृष्टिकोण को हम तब समझ पाएंगे जब हमको पता हो कि साम्राज्यवाद क्या है। इसे हम तब समझ पाएंगे जब हमें प्राचीन और आधुनिक साम्राज्यवाद में क्या अंतर है पता हो। इसे समझने के लिए हमें उपनिवेशवाद क्या है की जानकारी होनी चाहिए। इसे समझने के लिए हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच अंतर
पता होना चाहिए। इसे समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि क्या वर्तमान में साम्राज्यवाद है। इसे जानने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा दुनिया को जो जीता गया वो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, इसे क्या माना जाए। तो बेटा इतनी सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, या इतनी सारी चीजों की जब हमको जानकारी होगी तब ये मुद्दा हमको अच्छे से समझ में आएगा। और इन सारी चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी हम आपको बातें बताएंगे। पहले देखते हैं इस दृष्टिकोण के तहत भारत को कैसा दिखाया गया। इस दृष्टिकोण के तहत भारत को कैसा दिखाया गया। तो बेटा पहला, इस दृष्टिकोण के तहत दिखाया गया कि भारत में निरंकुशवादी शासन, भारत में निरंकुशवादी शासन है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, भारत में राज्य संकल्पना का अभाव, भारत में प्रगतिवादी तत्वों का अभाव, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण के तहत हम कह सकते हैं बेटा इस दृष्टिकोण के तहत अंग्रेजों ने जो भारत को दिखाया उसके तहत भारतीय आदर्श, भारतीय चरित्र और भारतीय उपलब्धियों को नकारा गया। ध्यान से सुने, नकारा गया और इस पर अपने औपनिवेशिक शासन की वैधता स्थापित करने की कोशिश की गई। तो पहले यहां तक हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर यही से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा देखते हैं कि करके थोड़ा थोड़ा मुद्दा हम लोग कि पहला क्या है, साम्राज्यवाद क्या है। तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, आप ध्यान से सुने, थोड़ी थोड़ी बातों में ही हम अपनी बात बताएंगे। तो बेटा साम्राज्यवाद क्या है। तो एक शक्तिशाली राष्ट्र जब अपने शक्ति के बल पर अपने से कमजोर राष्ट्र का अतिक्रमण कर अपने भौगोलिक सीमा का विस्तार करता है, तो यही क्या है, साम्राज्यवाद है। अगला मुद्दा,
प्राचीन और आधुनिक साम्राज्यवाद में क्या अंतर? तो केवल उद्देश्य को अगर आप समझ जाएं तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या अंतर है। कि तो बेटा प्राचीन काल में जब एक शक्तिशाली राष्ट्र, डिटेल में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, यहां केवल थोड़ी थोड़ी बातें आप समझें, ठीक है। तो प्राचीन साम्राज्यवाद के तहत जो उद्देश्य होता था, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र पर अतिक्रमण करता था तो उसके पीछे उद्देश्य जो होता था, कमजोर अपनी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाना, अपने गौरव को बढ़ाना, जिसके तहत विजित क्षेत्र, विजित क्षेत्र बोले तो जिस पर शक्तिशाली राष्ट्र अतिक्रमण करता था, उस विजित क्षेत्र की जनता का जो हित होता था वो अप्रभावित रहता था। एक उदाहरण से समझे कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, जिसे भारत ने दुनिया की बड़ी लड़ाइयों में से एक कहा जाता है, जिसके तहत लाख से सवा लाख लोग मारे गए, इतने ही हताहत हुए। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने कलिंग की जनता के साथ वही व्यवहार किया जो अपनी जनता के साथ करता था, अर्थात पितृवध। तो वही मैं कह रहा हूं कि प्राचीन साम्राज्यवाद के तहत जो विजित क्षेत्र होता था, अर्थात शक्तिशाली द्वारा जिस क्षेत्र को जीता जाता था, वहां की जनता का हित कहीं से प्रभावित नहीं होता था, अर्थात विजित राजा जो होता था उस जनता के साथ, जो अपनी जनता के साथ पहले व्यवहार करता था, वैसा ही करता था। लेकिन आधुनिक साम्राज्यवाद के तहत उद्देश्य में बदलाव आ गया और इसका उद्देश्य जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा था, वहीं अर्थ हो गया, अर्थात विजित क्षेत्र से अधिक मात्रा में अर्थ की उगाही। तो आप खुद समझ गए होंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र को जीता जाता था, जब उस क्षेत्र का दोहन किया जाएगा तो अब यह हित अप्रभावित नहीं रहेगा, अर्थात यहां जनता का हित व्यापक रूप से प्रभावित। बेटा बस इतना ही अंतर अभी आप जाने, बाकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो साम्राज्यवाद क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने शक्ति के बल पर जब अपने से कमजोर राष्ट्र का अतिक्रमण किया जाता है, अर्थात जैसे इलाहाबाद का राजा लखनऊ को जीत करके लखनऊ का अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, तो ये क्या है? साम्राज्यवाद है, अर्थात इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो लखनऊ तक हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है, उपनिवेशवाद। तो बेटा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर अंतर आप देखें तो है, पर्याप्त अंतर है। जैसे कि मैंने बताया कि साम्राज्यवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र को जब जीतता है तो उस क्षेत्र का अपने क्षेत्र में क्या कर लेता है? विलय कर लेता है, अपने क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार करता है। उपनिवेशवाद में इसकी अनिवार्यता नहीं। इसके तहत अर्थात उपनिवेशवाद की परिभाषा क्या हो सकती है? जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने शक्ति के बल पर किसी कमजोर राष्ट्र का अतिक्रमण कर उसके आर्थिक संसाधनों का स्वहित में इस्तेमाल करता है, उसकी बाजार व्यवस्था को या उसकी आर्थिक संसाधनों का स्वहित में इस्तेमाल करता है, तो वह क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। इसी को अगर हम इस प्रश्न से जोड़ करके देखें कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा जो दुनिया को जीता गया, जिसके बारे में कहा जाता है कितना बड़ा साम्राज्य था, जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, जिसमें हर द्वीप में इसके क्षेत्र विजित क्षेत्र थे, तो इस तरीके से उसके द्वारा जो नीति अपनाई गई वो साम्राज्यवाद थी या उपनिवेशवाद। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यह उपनिवेशवाद की परिभाषा को ज्यादा को प्रमाणित करता है। अर्थात आप कह सकते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को, जैसे भारत की बात करें तो जीता, तो इसका विलय अपने में नहीं किया,
तो यह अंग्रेजों की इस नीति की अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने जो दुनिया को जीता था वह उपनिवेशवाद। इसी तरीके से तो आप देख पा रहे हैं इसका भी अंतर आपको सामान्यतः पता चल गया कि क्या अंतर है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में। अब अगला सवाल है बेटा कि वर्तमान में साम्राज्यवाद है अथवा नहीं। तो सिद्धांततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूएनओ का गठन हुआ इसीलिए हुआ था कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र का आक्रमण ना कर सके, शोषण ना कर सके। अर्थात आप कह सकते हैं कि सिद्धांततः साम्राज्यवाद नहीं है, लेकिन क्या यह सत्य यूएनओ क्या अपनी पूरी भूमिका निभा पा रहा है? ये बड़ी सारी चर्चाएं हैं जिस पर एक साथ नहीं चर्चा हो सकती। आज जो चाइना कर रहा है, जो यूएसए कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, जो रूस कर रहा है, वो साम्राज्यवाद नहीं तो और क्या है। आज एक नई तकनीकी आ चुकी है जिसके तहत आप कह सकते हैं पूंजीवाद, जिसके तहत एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने पूंजी के बल पर अपने से कमजोर राष्ट्र का क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। चाइना इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, जिसने पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, ऐसे श्रीलंका है ना को अपने इस पूंजी से क्या कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। तो इस पर इतनी ही बेटा हम अभी चर्चा कर पाएंगे, और सारी चीजें धीरे धीरे इतिहास में हमको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इस दृष्टिकोण के तहत जो भारत को दिखाने का प्रयास किया गया वो कैसा है। तो आप देख रहे हैं किस दृष्टिकोण के तहत कहा गया कि भारत में निरंकुश शासन व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिटी, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव है। भारत में राज्य संकल्पना का अभाव है और भारत में कोई प्रगतिशील तत्व नहीं, अर्थात इसका भी अभाव है। अर्थात इस दृष्टिकोण के तहत हम कह सकते हैं कि भारतीय आदर्श, भारतीय चरित्र और भारतीय उपलब्धियों को नकारा गया और इस पर अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक शासन की वैधता सिद्ध करने की क्या की गई, कोशिश की गई। अगला इसी पर सवाल बनता है कि जो ये भारत की छवि दिखा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है। आइए इसकी भी थोड़ी सी जांच कर ले, तब हम ये समझ पाएंगे कि ये दृष्टिकोण कितना सही कितना गलत है। तो बेटा अगर बात करें कि इस दृष्टिकोण द्वारा दिखाई गई भारत छवि की सत्यता, इनके द्वारा जो भारत की छवि दिखाई गई उसमें कितनी सत्यता है। तो कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने जो बातें की कि भारत में निरंकुश शासन, भारत में राजनीतिक एकता का भाव, राज्य संकल्पना का बेटा, इसमें अगर हम चल करके देखें तो इसमें काफी कुछ हमें सत्यता दिखाई देगी। निश्चित तौर पर भारत मोनार्की पर था, राजतंत्री व्यवस्था भारत में थी और पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वे राज्य अपने ही क्षेत्र को अपना देश मानते थे, पड़ोसी को अपना विदेश समझते थे। जैसे आज एक सीमा के बाद दूसरा देश शुरू होता है, और इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य को अपना शत्रु राज्य मान करके उनके साथ व्यवहार करते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि उनमें किसी तरह की राजनीतिक एकता नहीं थी।
और जब ये नहीं तो इसकी भी आप बात कर सकते हैं, राज्य संकल्पना का तो जाहिर सी बात अभाव रहेगा ही, और प्रगतिवादी तत्वों का अभाव, तो जहां की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी होगी वहां ये तत्व सीमित होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो भारत की छवि दिखाई गई, निश्चित तौर पर इसमें ढेरों सत्यता, निश्चित तौर पर इसमें ढेरों सत्यता थी। अगर हमें जीते इतने दिन तक हम पर शासन किए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसके लिए वो योग्य थे। हमारे में कमियां थी, हम नहीं खोज पाए, लेकिन ये दूर से आकर के हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक हर क्षेत्र की कमियों को इन्होंने पढ़ा, उसे खोजा, और उन्हीं कमियों को इन्होंने उजागर करके हमारी व्यवस्था को कमजोर और उस पर अपनी व्यवस्था को स्थापित करने या अपनी व्यवस्था की सार्थकता सिद्ध करने में सफल हुए। तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें ढेरों सत्यता थी, और जैसे राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों की जो कमियां थी, जो भी मैंने पीछे बताया, उसी तरीके से उस पर इन्होंने क्या किया, बाहर करके अपनी जो सार्थकता थी उसको इन्होंने क्या किया, सिद्ध किया, जिसे हम इस दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटकर और बेहतर तरीके, समझिएगा, जिसे हम इस दृष्टिकोण, कौन से दृष्टिकोण को, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को 3 भागों में बांट करके इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक है जो आपने पीछे देखा है, प्राच्यवादी दृष्टिकोण, तो मिशनरी दृष्टिकोण, मिशनरी दृष्टिकोण, और तीसरा है उपयोगिता वादी दृष्टिकोण। तो बेटा इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम अगले पेज पर देख करके समझ ले तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं कि इसमें प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्या है। बेटा प्राच्यवादी दृष्टिकोण के द्वारा ही आप कह सकते हैं भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित अध्ययन आरंभ किया गया। इसके तहत जो शामिल विद्वान थे, अधिकांशतः ब्रिटिश सत्ता के अधीन वो पदाधिकारी, इस दृष्टिकोण के तहत जो शामिल विद्वान थे उसमें से अधिकांशतः ब्रिटिश सत्ता के तहत पदाधिकारी थे, जैसे विल्किंसन, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। और आपने
सुना होगा कि यही विलियम जोन्स ही है जिन्होंने 1784 में वायसराय वारेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए और यहीं से भारत के आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से इतिहास लेखन की बेटा क्या हुई, शुरुआत हुई। इस दृष्टिकोण को आगे चल करके हम लोग और बेहतर तरीके समझेंगे। केवल हम आपको हिंट दे रहे हैं, इतना इसमें अलग अलग मुद्दे को अगर डिटेल में पढ़ते तो एक एक क्लास लग जाता। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं, फिर भी थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी। मैं कितनी भी कोशिश करूं तो थोड़ा सा साथ दे, ठीक है। इसमें बेटा अगला पॉइंट क्या है, दूसरा हमने क्या बताया, मिशनरी दृष्टिकोण। कनेक्टिविटी टूट नहीं रही है ना, सबको पीछे मैं बताया हूं, में जाकर के देखे, उसी को मैं एक एक करके ले रहा हूं। तो मिशनरी दृष्टिकोण की बात करें तो बेटा आप कह सकते हो कि अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत का ईसाईकरण करने का क्या किया गया प्रयास। इसमें ईसाई मिशनरियों की अहम भूमिका थी। अगर इसकी भी बात करें तो पूरी चर्चा यहां संभव नहीं है, लेकिन जो बात हमने लिखी अगर इसके प्रमाण की बेटा बात करें तो प्रमाण में आप कह सकते हैं कि जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत अंग्रेजों द्वारा अपने मिशनरीज को आर्थिक सहायता और इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का धर्मांतरण कराएं। इसी तरीके से 1850 में अंग्रेजों द्वारा लेक्स लोकी कानून लाया गया। यह क्या था, तो भारत की प्राचीन परंपरा के तहत जब कोई भारतीय अपना धर्मांतरण करता था तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे भारतीय थे जो इन मिशनरीज के प्रभाव में आकर के अपना धर्मांतरण करना तो चाहते थे, लेकिन इस मारे इस लालच में कि अगर वो अपना धर्मांतरण कर लेंगे तो उन्हें अपने पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, चाह करके भी अपना धर्मांतरण नहीं कर रहे थे। उन्हीं के लिए अंग्रेजों ने इस कानून को लाया और प्रावधान किया कैसे भारतीय जो अपना धर्मांतरण करना चाहते हैं लेकिन पैतृक संपत्ति से वंचित होने के डर से नहीं कर रहे हैं, इस कानून के तहत अब उन्हें धर्मांतरण करने पर अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही, साथ में ईसाई धर्म स्वीकारने का भी पूरा लाभ मिलेगा। तो अब जरा सोचें कि जो इस धर्म की ओर आकर्षित थे उन्होंने तेजी से अपना धर्मांतरण किया, जिसकी बड़ी प्रतिक्रिया भी हुई। खैर ये सब आगे की बातें होंगी। अगला अगर इसमें एक उदाहरण और ले लें तो आप कह सकते हैं कि 1856 में ब्रिटिश संसद में आरडी मैगल्स ने इस बात की घोषणा की कि यीशु ने अर्थात ईसा मसीह ने भारत का समस्त भूखंड कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इसलिए दिया है
कि इस पर ईसाइयत का पताका फहराया जा सके। इसलिए आह्वान किया हम सब ईसाई भाइयों को इस कार्य में जुट जाना चाहिए ताकि पूरे भारत का ईसाईकरण किया जा सके। तो बेटा इसमें इतनी ही बात देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या था, अगला दृष्टिकोण हमने इसमें क्या बताया था, वो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अगला हमने क्या बताया था, उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तो बेटा उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने अपने प्रति हम में आकर्षण पैदा किया, वो हमें अपनी बाजार बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बाजार हम तभी बनते जब वो जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जैसे जीते हैं वैसा हम भी जीते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपनी व्यवस्था, अपने रहन सहन, अपने खान पान, हर चीज के प्रति हमको आकर्षित किया। और जब हम उनकी तरफ आकर्षित हुए तो उन्होंने कहा ये तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो मेरी तरह तुम्हें खाना पड़ेगा, मेरी तरह तुम्हें सोचना पड़ेगा, मेरी तरह तुम्हें पहनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हमारा और हमारे लोगों को क्या किया, अपनी तरफ बरगला करके हम भारत को या हमारे देश भारत को अपनी बाजार बना लिया। इसकी बहुत बड़ी इसमें बड़ी सारी बातें हैं जिसको हम चल करके आगे देखेंगे। तो बेटा थोड़ा सा हम पीछे ला करके आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर अगली अप्रोच जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था उसका विकास कैसे हुआ। तो अब जरा देखें कि इसके तहत जो किया गया, क्या उसके प्रति भारतीयों में प्रतिक्रिया होगी? बिल्कुल होगी। जो जिनमें राष्ट्र भक्ति थी उनको ये अंग्रेजों की चाल देखकर के, अंग्रेजों की चतुराई देखकर निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया हुई होगी। तो ये प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। फिर आगे आइए, यहां पर अंग्रेज जो कर रहे हैं क्या यहां पर प्रतिक्रिया होगी भारतीयों में? तो बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा यस होगी। यहां पर जो किया जा रहा है क्या वहां के प्रति प्रतिक्रिया होगी? तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो हमारे समाज पर वार किया, हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर वार किया, सामाजिक व्यवस्था पर वार किया, धार्मिक व्यवस्था पर वार किया। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि सब गलत ही नहीं था। कहा जाता है अंग्रेजों की गुलामी वरदान या अभिशाप, तो दोनों ही उत्तर यहां दिया जा सकता है। कहीं से वरदान भी सिद्ध होता है तो कहीं से अभिशाप भी, जिसकी चर्चा आगे डिटेल में की जाएगी। तो यहां पर अंग्रेजों ने ऐसे बड़े सारे हमारे बुरे तत्व थे, हमारे समाज की बीमारियां थी जिस पर इन्होंने सवाल उठाया, सवाल नहीं बल्कि दूर किया। आप समझे, अगर सामाजिक व्यवस्था में बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, स्थिति यह थी कि 8-8 वर्ष की कन्याओं का विवाह 80-80 साल के नौजवानों के साथ होता था। जी हाँ, अब पता चला 80 साल के बुढ़ऊ बारात लेके निकले, रास्ते में ही टपक गए। ऐसे में उस लड़की को विधवा मान लिया जाता था। इतनी कुड़ी मार प्रथा पंजाब के क्षेत्र की व्यवस्था थी, जहां पर कन्या के जन्म होने पर उसे 6 दिन के भीतर ही जिंदा दफना दिया जाता। इस पर बड़ी सारी बातें हैं, इसको घंटों चर्चा किया जाए तो भी कम पड़ेगा। तो हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर भी अंग्रेजों ने जो किया, हमारे समाज, हमारी व्यवस्था पर जो इन्होंने कार्य किया, उसमें अच्छे कार्य जो हुए उसके प्रति भी हमें प्रतिक्रिया हुई। क्यों हुई आगे डिटेल में देखा जाएगा, क्योंकि जब हमें किसी के प्रति हमें विश्वास जाग जाता है तो उसके अच्छे कार्य भी बुरे लगने लगते हैं। ऐसा यहाँ पर भी हुआ। तिलक जैसे लोगों ने अंग्रेजों की प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। तो बेटा हर जगह आप देख रहे हैं अंग्रेजों के प्रति प्रतिक्रिया, और इसी प्रतिक्रिया का परिणाम था इतिहास का कौन सा? इसी का परिणाम था इतिहास के अगले दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उदय। जो अंग्रेजों की इस
साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के तहत जो किया गया, जो भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, हमारे पूर्वजों को कमजोर निकम्मा अयोग्य दिखाने का प्रयास किया गया, जब हमारे क्रांतिकारियों ने इसे पढ़ा देखा तो इस पर प्रतिक्रिया हुई। तो यहीं पर एक सवाल निकल सकता है कि अगर कहा जाए कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जो पाश्चात्य इतिहास लेखन था, अर्थात जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी दृष्टिकोण था, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहां से आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राष्ट्रवादी गतिविधियों को। यहां से क्या मिला कि एक तरह से प्रतिक्रिया का ये परिणाम था। अगला क्या है, मार्क्सवादी, इसकी भी चर्चा अभी संभव नहीं है। संशोधनवादी को थोड़ा सा हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि यह हम इसको अलग से भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। बेटा संशोधनवादी को थोड़ा सा देख ले। संशोधनवादी दृष्टिकोण, तो संशोधनवादी दृष्टिकोण के तहत अगर बेटा बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहले जो हमारा इतिहास था, तो जहां वो प्राचीन काल में पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा, जहां प्राचीन काल में हमारा इतिहास कहीं ना कहीं मगध तक केंद्रित दिख रहा है। मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में कन्नौज से दिल्ली से आगरा, आगरा से फतेहपुर सीकरी, फिर दिल्ली, फिर आधुनिक काल की बेटा बात करें तो हम कह सकते हैं कलकत्ता, फिर दिल्ली, वर्तमान तक है। तो ये आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं यही राजधानी के रूप में होते थे और यहीं तक हमारा इतिहास दिखाई देता था। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत के वे क्षेत्र जो राजधानी से दूर होते थे वो कहीं ना कहीं उपेक्षित रह गए। आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो थे, यहाँ का इतिहास क्या रहा, उपेक्षित रहा। अब इसी में बदलाव हुआ है। अब इन क्षेत्रों के इतिहास को भी जानने, समझने, बताने की क्या हो रही है, कोशिश हो रही। इसी को संशोधनवादी दृष्टिकोण के तहत हम लोग देखेंगे और इसके तहत हम लोग ये देखेंगे कि इतिहास का दायरा कैसे बढ़कर आज पर्यावरण तक, अर्थात इसमें पर्यावरण भी जुड़ चुका है, तक पहुंच चुका है। तो यह बेटा ये इस मुद्दे के तहत जो हमने मुद्दा लिया था, भारत में इतिहास लेखन के विकास के ये महत्वपूर्ण अप्रोचेस थे। अब इतने से तो बात आपके समझ में आएगी नहीं, थोड़ी सी 10 मिनट की चीजें आपको रह गई हैं, ताकि हम पूरी समराइज कर दें कि इतिहास लेखन की रियल में क्या स्थिति है। आइए देखते हैं। तो अगर बेटा हम बात करें कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन की क्या स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि बेटा प्राचीन काल में हमारे यहाँ इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी। प्राचीन काल में इतिहास लेखन की हम लोग के यहाँ कोई परंपरा नहीं थी। तो फिर इस प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक और धार्मिक
ग्रंथों से। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बेटा बात करें, अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, ये सब जो जितने मिले हैं वो बहुत सीमित हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनसे जो जानकारी हमको मिली है वह बहुत सीमित है। उसे पूरा प्राचीन काल का इतिहास जानना मुश्किल है, इसलिए हमें इधर झांकना पड़ता है, अर्थात धार्मिक ग्रंथों की ओर जाना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, जो बेटा संख्या में तो पर्याप्त है, लेकिन इनसे जो जानकारी प्राप्त होती है वो बाधित है, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता पूरी तरीके से सिद्ध नहीं है। इसलिए प्राचीन काल के इतिहास या प्राचीन काल का इतिहास पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विवादित हो। अब प्रश्न उठता है कि हम इतिहास लेखन से कब परिचित हुए? यहां पर एक बात और, इसीलिए प्राचीन काल का इतिहास जब भी आप पढ़ें तो उसमें नाम तारीख को लेकर के बहुत परेशान ना हो। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बातें आपको मिलेंगे और इसीलिए यहां पर कई सारी चीजें डिस्प्यूटेड हैं, विवादित हैं। उसको पूरी तरीके से उस समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है, ना हो पाएगा भी जब तक कि पर्याप्त जानकारी ना मिल जाए। ठीक है, अब बेटा सवाल उठता है कि इससे इतिहास लेखन से हम कब परिचित हुए? तो हम कह सकते हैं जब तुर्क हमारे संपर्क में, कि तुर्कों के यहां दरबार में एक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी जो दरबार की सारी घटनाओं का लेखा जोखा करता था। लेकिन जरा सोचिए कि दरबार में नियुक्त होता था तो जाहिर सी बात है जो दरबार में होगा वो कहीं ना कहीं दरबार की ही गाएगा, अर्थात यह दरबार तक ही क्या होता था? इसे भी हम पूरी तरीके से इतिहास नहीं कह सकते। अब देखते हैं तो फिर वर्तमान इतिहास लेखन की शुरुआत कब? वर्तमान इतिहास लेखन की शुरुआत कब से मानी जाए? तो बेटा इसे हम अगर बात करें तो कह सकते हैं जब पीछे बताया था, जब 1784 में वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या हुई? स्थापना। यहीं से वर्तमान इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। लेकिन इसे भी हमें जांचना होगा, इसकी भी हमें जांच करनी होगी कि क्या वास्तव में यहां से जो इतिहास लिखा गया उसे शुद्ध इतिहास, सही इतिहास माना जा सकता है। तो आइए इसको जरा सा देख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो 1784 से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, इस समय हमारी स्थिति क्या थी? तो बेटा हम लोग उस समय क्या थे? कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम। 1784 में हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम। अर्थात इस समय जो इतिहास लिखा गया
वो अंग्रेजों के नियंत्रण में, इस समय जो इतिहास लिखा गया वो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, जिसे अंग्रेजों ने स्वहित के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत सॉरी जिसे अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ कर, अर्थात आप कह सकते हो कि यह जो इतिहास था अंग्रेजों द्वारा जो लिखा गया वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी कहीं न कहीं साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी विचारधारा से क्या था, प्रभावित, जिसे अंग्रेजों ने अपने अनुसार प्रस्तुत किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं एकांगी था। इसमें अंग्रेजों ने अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हमारा अतीत, हमारे वर्तमान सबको बहुत पिछड़ा हुआ बताया। हम शिक्षित हैं, शिक्षितों को शिक्षित बनाने, हम सभ्य हैं, सभ्यों को सभ्य बनाने आए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह इतिहास क्या था, एकांगी था। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारे इतिहास में लिखा गया है कि भारत की खोजकर्ता, इसको बताया जाता है वास्को डी गामा। समय बहुत हो गया है, बड़ी क्लास हो गई है, इसलिए बहुत डिटेल में इसको नहीं बताएंगे, लेकिन बेटा इतना जान लो कि यह सत्य नहीं। वास्को डी गामा के बारे में सत्य अगर है तो यही कहा जा सकता है कि समुद्री मार्ग से भारत तक आने वाला पहला पुर्तगाली, अर्थात समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला यह था। यह भारत को जानता था, तभी तो भारत की खोज में आया था। अर्थात जो हमारे बुकों में पढ़ाया जाता है भारत की खोज करता वास्को डी गामा ये है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह इतिहास क्या था, एकांगी था। अब आप बताओ, जब इस एकांगी इतिहास को हमारे क्रांतिकारियों द्वारा देखा या पढ़ा गया होगा, उनमें प्रतिक्रिया होगी कि नहीं। जब इन क्रांतिकारियों ने देखा होगा कि उनके पूर्वजों को इनके द्वारा डरपोक, पिछड़े हुए, निकम्मे, अयोग्य दिखाने की कोशिश की गई हो, तो क्या इन क्रांतिकारियों में हम आप रहे होते तो क्या हमें आप में अपने पूर्वजों के बारे में ऐसा सुन करके प्रतिक्रिया नहीं होती? बिल्कुल होती। तो आप कह सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने जब देखा तो इनमें घोर प्रतिक्रिया हुई। अर्थात यू कैन से कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, अर्थात जो क्रांति भारत में जागी, उसमें इस इतिहास लेखन की भी अहम भूमिका थी। तो इस तरीके से इस प्रतिक्रिया, लेकिन यह प्रतिक्रिया 1947 के पहले आप कह सकते हैं कि तब तक चलती रही, और 1947 के बाद भारत का जो एकांगी स्वरूप था इसे बहुआयामी स्वरूप देने की कोशिश हो रही है, जिसमें अभी भी सुधार की संभावना बनी हुई है जा सकता है। तो इस तरीके से मैं इस मुद्दे को ही हम लोग और बता दिया। अब अगला मुद्दा हम लोग अगली क्लास में लेंगे। बस बेटा मैं आप लोग से यही कहूँगा, तू मानव है, अब मानव गुण को धारण कर, कुछ नया कर, बदलाव कर, भेदभाव को दूर कर, अपने अध्यात्म को खड़ा कर, संघर्ष कर। ठीक पढ़ाता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, आप अपने कमेंट से हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको
मेरी क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट से हम लोग की हिम्मत बढ़ती है और उत्साह बढ़ता है, खास करके उन प्यारे बच्चों से जो हमसे पहले से ऑलरेडी जुड़े हैं। नए बच्चों बात बताने में मेरी मदद करें, इतिहास ठीक पढ़ा। इसी बात इन्हीं शब्दों के साथ अपना यह क्लास यहीं इस क्लास को विराम देते हैं। अगली मुलाकात अगली क्लास के साथ होगी। नमस्कार।